साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? यदि आप यूपी टेट 2026 में पेपर 2 आपने एसएसटी दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, हम लोग अभी तक 20 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें लगभग हम लोग, आप देखेंगे यहाँ से, हम लोग लगभग 235 यानी 235 क्वेश्चन पूरे डिटेल से हम लोग कर लिए हैं। लगभग हमारे पास 500 से 700 प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों, जो क्रम वाइज क्रम आपके साथ हम वीडियो के साथ साझा करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। और वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिन्हें यूपी टेट 2026 के एसएसटी पेपर में आने की संभावना है। तो साथियों, ये हम लोग का क्लास नंबर 21 है, यानी 21 क्लास नंबर है, जिसमें हम लोग इस क्लास को बहुत डिटेल से करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, चैनल पे जाइए और वहाँ से आप वीडियो को देखिए। आज हम लोग का क्लास एक क्वेश्चन नंबर 236 से शुरू हो रहा है, यानी 236 नंबर प्रश्न से एक क्लास आज का शुरू हो रहा है। तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, चैनल पे नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पुस्तक से लिए गए हैं, किताबों से लिए गए प्रश्न हैं। उनसे फिल्टर करके प्रश्नों को लिए गए हैं, छांट के प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। बहुत सिंपल और बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ये आपके यूपी बोर्ड में जो क्लास 6 से लेकर के 8 तक के नागरिक शास्त्र वाला जो किताब चलता है उसी से प्रश्न लिया गया है। और 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे भाई, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। सवाल बहुत बेहतरीन यही है कि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, बताइए। देखिए मेरे भाई, 4 विकल्प जो है ना, इसमें से जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, यानी यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। बात समझ में आ रहा है? दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है मेरे भाई। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, कुछ बात मैं यहाँ लिखा हूँ आपके लिए। छात्र यहाँ अक्सर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन 12 सदस्य जो राष्ट्रपति चुनता है वह आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन सदस्यों का जो निर्वाचन है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। मेरी बात बिल्कुल आपको समझ आ जानी चाहिए। देखिए होता क्या है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा में, सदस्यों को जो मनोनीत प्रक्रिया होती है, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, उसकी जो प्रक्रिया है साथियों वह आयरलैंड से ली गई है। लेकिन सदस्यों के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, यानी इलेक्शन का जो प्रक्रिया है, वह दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है मेरे भाई। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कुछ और महत्वपूर्ण बात है वो भी आप जान लीजिए। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की भी प्रक्रिया ली गई है। आर्टिकल जो 368 है यानी 368 है, जिसमें संविधान संशोधन की बात की जाती है साथियों, वह भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। साथियों आयरलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ से नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, यानी डीपीएसपी यहीं से लिए गए हैं। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो यदि आप वीडियो पे नए आए हैं, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो थोड़ा शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। निम्नलिखित सिद्धांतों का मिलान करना है कि कौन सा आंदोलन, ठीक है ना, किस सिद्धांत से प्रेरित है। तो अब आपके सामने एक कथन ये है कि द्वैतवाद माध्वाचार्य से प्रेरित है, अद्वैतवाद शंकराचार्य से और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य से प्रेरित है। अब कथन ये कह रहा है मेरे भाई, विकल्प ये कह रहा है कि केवल 1 और 2 सही है। मतलब द्वैतवाद माधवाचार्य और अद्वैतवाद शंकराचार्य। अब विकल्प बी कह रहा है कि केवल 2 और 3 सही है, मतलब ये और ये सही है। विकल्प सी कह रहा है मेरे भाई कि केवल 1 और 3 सही है, यानी ये और ये सही है। और विकल्प डी कह रहा है मेरे भाई कि 1, 2, 3 सभी सही हैं। अब आपको बताना है कि किस आचार्य का
कौन सा सिद्धांत है? तो मेरे भाई ये बात बिल्कुल ठीक है कि द्वैतवाद का संबंध माधवाचार्य जी से है, अद्वैतवाद का संबंध शंकराचार्य जी से है और शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत वल्लभाचार्य जी से है। तो आपके कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। इस तरह से आपका विकल्प डी सही हो जाता है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न आपके यूपी टेट में। साथियों, ये मेरा खुद का अनुभव है, एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। देखिए, शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। आपने सुना होगा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यह जो बात है यह अद्वैतवाद पे आधारित है। वहीं माधवाचार्य ने आत्मा और परमात्मा को अलग माना है, वह द्वैतवाद से प्रेरित है। वहीं वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति पर जोर देते हुए शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। ये बात आपको ध्यान रखना है। कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उसको भी जान लीजिए। विशिष्टाद्वैतवाद इसके प्रतिपादक रामानुजाचार्य जी हैं और वहीं द्वैताद्वैतवाद इसके प्रतिपादक निम्बकाचार्य जी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं प्रैक्टिस, यह आपके यूपी टेट 2026 पेपर 2 एसएसटी में बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, मेरा प्रयास है कि हम इस तरह के प्रश्न आपके साथ करें जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो। इस ये जैसे ही सीरीज हमारा कंप्लीट होगा, हम लोग क्लास 6, 7, 8 जो यूपी बोर्ड में किताब चलता है, चैप्टर बाय चैप्टर उसका एमसीक्यू करेंगे। हमारा टारगेट है साथियों कि 60 में कम से कम आपका पेपर अगर खराब भी हो तो 55 क्वेश्चन आप कंप्लीट करें। देखिए, जो एसएसटी होता है पेपर 2 जिसने भी लिया है, तो उसका जो नंबर जिसमें आ सकता है वह आपका एसएसटी है। जैसे मैथ साइंस वाले का नंबर मैथ साइंस से उनको क्वालिफाई, अगर मैथ साइंस किसी का है पेपर 2 में, तो वह अगर मैथ साइंस पे पकड़ नहीं रखते हैं तो वह क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। वैसे ही साथियों, यदि आपने पेपर 2 में एसएसटी, यदि आप आर्ट साइड से हैं और आपने एसएसटी लिया है, तो आपका अगर एसएसटी पे पकड़ नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम को, पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो है एसएसटी आपका। एसएसटी मेरे भाई ये रामबाण है। यदि एसएसटी में आपने कम से कम 50+ नंबर ला दिया तो आपका यूपी टेट क्वालिफाई हो गया और बेस्ट नंबर से क्वालिफाई होगा, ये मेरा गारंटी है आपके साथ। इसके जस्ट बाद साथियों, हम लोग पूरा एक मैराथन में संस्कृत कंप्लीट करने वाले हैं और हिंदी कंप्लीट करने वाले हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न ओजोन परत से संबंधित है। सवाल यह है कि ओजोन छिद्र के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? जो ओजोन होल है उसके लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? क्या वह कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है, या मीथेन है, CH4 है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है? बताइए मेरे भाई, कौन सा विकल्प सही है, यानी कौन ओजोन परत के छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस है? बताएं। देखिए साथियों, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी जो CFC है वह ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ओजोन छिद्र। देखिए खास करके, अच्छा, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है मेरे भाई, वह रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन से ज़्यादा निकलता है। यह खास करके साथियों ध्यान रखेंगे, जो CFC है वह आपकी AC वगैरह से ज़्यादा ये गैसें निकलती हैं। जब समताप मंडल में पहुंचती हैं तो ओजोन के अणुओं को तोड़ देती है, उससे ओजोन परत पतली हो जाती है, जिसे ओजोन छिद्र कहते हैं मेरे भाई। ध्यान रखेंगे साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। खास करके रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर जो है उससे साथियों यह ज़्यादा गैस निकलती है। कौन सी गैस? यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है साथियों, जब समताप मंडल में पहुंचती है जहाँ की ओजोन परत पाया जाता है, सवाल ये भी पूछा जाता है ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो मेरे भाई ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओजोन परत में जब पहुंचती है तो ओजोन के अणुओं को तोड़ देती है, इससे ओजोन परत पतली हो जाती है, जिसे ओजोन छिद्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, वो भी आप ध्यान रखिए। ये भी आपको समझना जरूरी है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में होता है मेरे भाई, वह
ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो 1987 में हुई। साथियों, ओजोन छिद्र सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कमेंट करके अब आप ये बताएंगे ओजोन परत मापने की इकाई यानी ओजोन मापने की इकाई क्या है, बताइए ओजोन मापने की इकाई को क्या कहते हैं। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न है और आप बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। यह आपके क्लास 7 के इतिहास वाले चैप्टर से है या इतिहास वाले बुक से है, क्लास 7 के दिल, और यह एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, ठीक है ना। यह एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। बताइए दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था मेरे भाई। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या फिर लोधी वंश, बताएंगे आप लोग। साथियों ध्यान रखेंगे, सबसे कम समय अगर शासन की बात करें साथियों, तो विकल्प बी आपका सही हो जाता है, यानी खिलजी वंश एक ऐसा वंश था दिल्ली सल्तनत में जिसने सबसे कम समय तक शासन किया। साथियों देखिए, खिलजी वंश ने केवल 30 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। बात है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, ठीक है ना। कौन सी वंश? खिलजी वंश ने। इसके विपरीत अगर इसके उल्टा अगर हम बात करें तो साथियों तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक यानी 94 वर्ष तक दिल्ली पर राज किया था। सबसे कम समय तक शासन करने वाला खिलजी वंश और सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला तुगलक वंश है। साथियों अगर वंशों का क्रम हम बात करें साथियों, तो ध्यान रखिएगा वंशों का जो क्रम है, सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। सबसे पहले आता है गुलाम वंश। आप सभी जानते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, बताइए कौन था, बताएंगे आप लोग। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वहां से गुलाम वंश की स्थापना होती है। आप सभी जानते हैं जब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ, यानी सोमनाथ मंदिर जब लूटा गया। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए सोमनाथ मंदिर किसने लूटा था? उसी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आप उसका नाम बताइए कि वो शासक कौन था जिसने सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र में है, गुजरात में है, उसे लूटा था। और उसी के साथ ही आया था कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था, और उसी ने गुलाम वंश की स्थापना की। और गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश आता है, फिर लोधी वंश आता है। तो ये अब आप कमेंट करके बताइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, अच्छा ध्यान रखेंगे खिलजी क्रांति, एक और महत्वपूर्ण बात है उसको आप ध्यान रखेंगे, खिलजी क्रांति की। तो जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना, कौन? जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी साथियों, ठीक है ना। अगर खिलजी वंश की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला है पंचायती राज से संबंधित प्रश्न और आप बताएंगे पंचायती राज के संदर्भ में 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? क्या वह 9वीं अनुसूची थी, 12वीं अनुसूची थी, 11वीं अनुसूची थी या फिर 10वीं अनुसूची थी, बताइए। साथियों ध्यान रखिएगा वह 11वीं अनुसूची थी, विकल्प सी आपका सही हो जाता है। देखिए जब 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ साथियों, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि दिए गए। साथियों कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं और 74वां संशोधन से संबंधित है। जब 73वें संविधान संशोधन अभी आपने पढ़ा जो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है ना, जो 1992 में होता है, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। साथ ही वहीं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। इसमें 18 विषय हैं और यह नगर पालिका से संबंधित है। भारत में पंचायती राज का उद्घाटन साथियों 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला जो कि राजस्थान में है, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज का
पंचायती राज की शुरुआत होती है, उसका उद्घाटन होता है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। साथियों ये आपको ध्यान रखना है, उस समय इसकी शुरुआत किसने किया था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। कथन आपके सामने है मेरे भाई, देखिए। पहला कथन है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जिससे दिन रात होते हैं। पहला कथन है कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, उसे घूर्णन कहते हैं, जिससे दिन और रात होते हैं। दूसरा कथन है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। बात क्लियर हो रहा है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है, ये दूसरा कथन है। और तीसरा कथन है साथियों कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब विकल्प ये कह रहा है, पहला विकल्प कह रहा है मेरे भाई कि केवल 1 और 2 कथन सही हैं। विकल्प बी कह रहा है कि केवल 2 और 3 कथन सही हैं। वहीं साथियों विकल्प सी कह रहा है कि केवल 1 और 3 सही हैं। वहीं विकल्प डी कह रहा है मेरे भाई कि 1, 2, 3 ये सभी कथन सही हैं। अब आप बताएंगे कि क्या ये तीनों कथन सही है, या 1 और 2 सही है, या 1 और 3 सही है, या 2 और 3 सही है। मेरे भाई जब आपने इस कथन को पढ़ा तो आपको ये लग गया होगा कि ये सभी कथन सही है मेरे भाई। इस तरह से विकल्प आपका डी सही हो जाता है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा हमारे सभी कथन सही हैं। देखिए है क्या साथियों, बहुत ध्यान से और बारीकी से समझिए कि पृथ्वी के 2 तरह की गति होती है। जो पृथ्वी है हमारी, इसकी 2 तरह की गति होती है, 2 तरह से गति करती है। अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करने से दिन और रात का चक्र चलता है, ठीक है ना। अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करने से दिन और रात का चक्र चलता है। वहीं सूर्य के चारों ओर यानी 365 दिन में चक्कर लगाने और अपने अक्ष पर झुके होने के कारण मौसम बदलते हैं। साथियों देखिए, अपने जगह पर घूमना, ठीक है ना, ये घूर्णन है। और अपने जगह से घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगाना, यह क्या है, यह परिक्रमण है। साथियों 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जिसे कर्क संक्रांति कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, जिसे क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति। साथियों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उसे भी ध्यान रखिएगा। देखिए फैक्ट ये है कि 22 दिसंबर इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। सूर्य मकर राशि में होता है और इस दिन होता क्या है साथियों कि सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है ना। इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, कब, 22 दिसंबर को। साथियों उस समय मकर राशि में सूर्य होता है और मकर संक्रांति के समय ऐसा होता है, ठीक है ना। यहीं पे आपको ये भी ध्यान रखना है साथियों कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि सूची 1 को जो अधिकार है, सूची 2 जो अनुच्छेद है, तो सूची 1 को यानी अधिकार को अनुच्छेद से मिलाना है। किस अनुच्छेद में किस अधिकार की बात की गई है, उसी को सुमेलित कर देना है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है और समझने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है साथियों, एक तरफ लिखा है पहला कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आपको बताना है कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में लिखा है, किस अनुच्छेद में है। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है, वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। आप पढ़िए और फिर आप विकल्पों का चयन करिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं और आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। A, B, C, D बताइए आप कौन सा विकल्प ठीक है। देखिए साथियों, अगर हम बात करें इसके मिलान की, तो आप इसको बहुत बेहतरीन समझिए
कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है साथियों, एक वह आर्टिकल 19 में लिखा गया है। किसमें है? आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में है। वहीं साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। किसमें है? अनुच्छेद 25 में। वहीं साथियों संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात साथियों आर्टिकल 21 यानी 21 में की गई है। ध्यान रखिएगा, देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिए साथियों। अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। जो आर्टिकल 19 है वो नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। वहीं अनुच्छेद 21 सबसे व्यापक अधिकार है जिसे आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता। बात समझिए। वहीं अनुच्छेद 32 है, इसके तहत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आर्टिकल जो 32 है साथियों, ध्यान से समझिए, अनुच्छेद 32 के तहत आदमी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और आर्टिकल जो 32 है, अनुच्छेद 32 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय यानी आत्मा कहा था साथियों। वहीं अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 17। मेरे भाई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके साथ कर रहे हैं, आप भी इसे गंभीरता से लीजिए और प्रश्नों को जो वीडियो बन रहा है उसे रिवीजन करिए, बार बार दोहराइए, देखिए और एक नोटबुक बनाइए, उसमें नोट करते जाइए। मेरे भाई अगर आप मेहनत करेंगे तभी सफलता आपको मिलेगी। हम आपके साथ हैं, जितना मेरे से बन पाएगा, जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं करने के लिए आपके साथ तैयार हूँ। देखिए इधर बीच 2-3 दिन वीडियो नहीं बन पाया, क्लास नहीं आ पाया, जिसका कारण था साथियों कि मैं यहाँ था नहीं, मैं बाहर कहीं गया था। जैसे ही मैं आया तुरंत आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करना चालू किया। मेरे भाई मेरा प्रयास ये है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिन्हें एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना हो। साथियों मेरे प्रयास को आप एक लाइक करके सपोर्ट करिए ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं जो प्रयास कर रहा हूँ वो आपको भी पसंद आ रहा है, आपको भी लग रहा है कि ये जेन्युइन है, सही है और इसका प्रभाव अच्छा होने वाला है। साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए हम आपसे जो लाइक करने शेयर करने की बात करते हैं ना, इससे बहुत खास अंतर और इसका बहुत कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसका यही एक मोटिवेशन अंदर से आता है कि हम जो कर रहे हैं आपको पसंद आ रहा है, आप उसको लाइक कर रहे हैं, तो एक नंबर बढ़ता है। नंबर आदमी देखता है तो लगता है हाँ लोगों ने पसंद किया, आपने पसंद किया, आपको अच्छा लगा तो मैं और मेहनत करूं आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट और फ्री से फ्री क्लास लाऊं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये कह रहा है कि शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बताइए, असत्य कथन बताना है शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में। उसने रुपया नामक चांदी का सिक्का चलाया था, उसने जीटी रोड ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, उसने किसानों के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शुरू की और उसने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। बताइए। देखिए मेरे भाई असत्य कथन पूछ रहा है तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। उसने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की, यह कथन गलत है। बाकी सभी कथन मेरे भाई सही है। शेर शाह सूरी अपने बेहतरीन प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उसने मध्यकाल में संचार और व्यापार को सुगम बनाने के लिए सड़कों और सरायों का जाल बिछाया। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी, ना कि शेरशाह सूरी ने। साथियों ये ध्यान रखना है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी। शेरशाह सूरी का मकबरा साथियों सासाराम बिहार में है। यहाँ एक झील के बीच में बना है क्या? शेरशाह सूरी का मकबरा। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसने मापन के लिए, ध्यान रखेंगे, उसने मापन के लिए सन की डंडी और सिकंदरी का गज प्रयोग किया था। सन की डंडी और सिकंदरी का गज, ठीक है ना, उसने प्रयोग किया था साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए। प्रश्न है कि विश्व की स्थिति वर्ष में कितनी तिथियों को होती है? किन तिथियों को विश्व की स्थिति बनती है? क्या 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 जून 22 दिसंबर,
15 अगस्त, 26 जनवरी, 22 अप्रैल और 16 सितंबर। साथियों विकल्प ए सही है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को। देखिए विषुव है क्या, उसको समझिए साथियों। विषुव वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पड़ती है। इस समय पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर यानी 12-12 घंटे की होती है। साथियों 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा विषुव तो आप समझ गए, उपसौर और अपसौर क्या होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी समझिए। उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है वह समय 3 जनवरी का होता है, जिसे उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है वो समय 4 जुलाई होता है, जिसे अपसौर कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 245। तो यहां से इस प्रश्न को अगले वीडियो में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।